नमस्कार बंधु। आज हम लोग समझेंगे नागरिकता के बारे में। हम लोगों ने चर्चा किया था, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आर्टिकल पढ़ा था, यानी कि आर्टिकल 5 में हम लोगों ने देखा था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में हम लोगों ने देखा था कि कराची से रांची, यानी कि पाकिस्तान से जो भारत प्रव्रजन किए गए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में हम लोगों ने देखा था रांची से कराची। हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि यानी कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया फिर या भारत में आना चाहता तो उसके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 में हम लोगों ने देखा था भारत से बाहर रह रहे विदेशी मूल की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में देखा था कि सटल तगैल, याद है कि नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी की नागरिकता अपना लेता है, विदेश की नागरिकता को अपना लेता है तो उनकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में हम लोगों ने देखा था कि नागरिकता का अधिकार बना रहना। और अनुच्छेद 11 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाएगा तो वो बनाएगा संसद बनाएगा। संसद में कौन विभाग? तो संसद में होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। समझ पा रहे मेरी? यानी कि अभी वर्तमान में कौन कानून बनाएगा नागरिकता से संबंधित कानून? तो अमित शाह के मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो चर्चा किया है नागरिकता के बारे में, इसमें तो उसी समय के बारे में चर्चा किया है कि यानी कि जब संविधान बना था उसी समय के बारे में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। भविष्य के बारे में नागरिकता के बारे में नहीं चर्चा किया गया है। तो भविष्य के बारे में नागरिकता के बारे में जो चर्चा किया गया है उसके लिए संसद कोई भी कानून बनाएगी। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए अभी हमको नागरिकता लेना है, अगर मान लीजिए हम पाकिस्तानी हैं, अगर हमको भारत की नागरिकता लेना है तो उसके लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो बाद में जो नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो संसद के द्वारा किया गया है। ये हम जितना 5 से लेकर 11 तक जो है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितना भी आर्टिकल है, इसमें जो है उस समय संविधान जिसमें बन रहा था उस समय की नागरिकता की बात कहा गया है। अभी की नागरिकता की बात नहीं कहा गया। तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कौन कौन सा संशोधन किया, कब कब किया गया, आइए हम लोग उसी को बारीकी ढंग से समझते हैं। बंधु, ये जो है संविधान में जो 1955 में जो संशोधन किया गया था, नागरिकता से संबंधित जो संशोधन किया गया था उसे हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार जो संशोधन किया गया है 1955 में। और इसमें 2 चीज का प्रावधान किया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाए और नागरिकता की समाप्ति कैसे किया जाए, यानी कि दोनों का निपटारा किया गया है कि कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे समाप्ति किया जाए। तो नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधि बताया और नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधि बताया। नागरिकता की प्राप्त करने का जो 5 विधि है, पहला विधि है जन्म के आधार पर नागरिकता। अब हम इसके बारे में एक एक लाइन को चर्चा करेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा, फिर देशीयकरण द्वारा। इसमें थोड़ा सा विवाद है, यानी कि इसमें क्या क्या विवाद निकल कर आए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विलय के द्वारा नागरिकता, यानी कि अगर कोई भी बाहरी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको एकदम नोट कर लीजिए दिमाग में। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी और विलय के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। अगर वही समाप्ति की बात किया जाए तो समाप्ति में सबसे पहले परित्याग करना पड़ेगा, फिर बर्खास्त करना पड़ेगा मित्रों, फिर तीसरा जो है वंचित किया जाना, यानी कि वंचित किया जाएगा तो उनकी नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंज होगा तो जानते हैं इस अधिनियम में, यानी कि ये अधिनियम जो नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम है 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 9 बार संशोधन किया गया है। कितने बार संशोधन किया गया है? 9 बार संशोधन किया गया है। 9 बार संशोधन किया गया है। संशोधन मतलब होता है कोई भी चीज को जोड़ देना। मतलब क्या होता है कि अब देखिए अभी संविधान में क्या करता है कि अभी जो चीज का उपयोग आता है, मान लीजिए अभी कोई चीज का उपयोग हो रहा है, अभी जैसे मान लीजिए हमको चप्पल का उपयोग हो रहा है,
अभी हमको चप्पल की जरूरत पड़ी, तो अगर चप्पल की जरूरत पड़ी तो संविधान में, अगर मान लीजिए पूरे भारत के आदमी को चप्पल की जरूरत पड़ी तो संविधान में उस समय जोड़ देगा कि हाँ इस समय भारत के सभी आदमी को चप्पल की जरूरत है, वो चप्पल पहनना उनका अनिवार्य है, ऐसे जोड़ दिया। लेकिन फिर अगर मान लीजिए बाद में क्या हो जाएगा कि चप्पल, अब कुछ ऐसा है कि चप्पल से जो है कोरोना बीमारी फैलता है, मान लीजिए कोरोना बीमारी फैलता है, तो फिर अधिनियम अगला जोड़ देगा कि फलाना अधिनियम 2022 के अनुसार चप्पल पहनना कानूनी अपराध है, प्लीज आप लोग चप्पल ना पहने, इससे कोरोना बीमारी फैलता है। तो इतना बार, मतलब इस अधिनियम में जितना बार चेंज करेगा, इस अधिनियम में यानी कि इस कानून में जितना बार चेंज करेगा उतना बार जो है संशोधन करना पड़ेगा। तो वही 9 बार संशोधन किया था, सिर्फ अभी संशोधन होते हैं। अब देखें, हम आपको चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 9 बार संशोधन किया। पहला 1957 में, फिर 60 में, फिर 85 में, 86 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, हम ऐसे लिख रहे हैं 2005 में, फिर 15 में, फिर 19 में। सबसे जो लेटेस्ट जो संशोधन किया है 2019 में, और इसी में याद कीजिए बहुत बड़ा विरोध हुआ था जिसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 2019 में जो है संशोधन किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो पहला संशोधन इसमें कितना 1955 में कब किया गया था? 57 में। इसके बाद 60 में, 85 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, फिर 15 में, 2019 में। अब सारे संशोधन को हम लोग समझेंगे कि कहां कहां कैसे संशोधन किया गया है, इसको हम लोग बारीकी ढंग से समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम लोग जन्म के आधार पर यानी कि बाय बर्थ एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 5 हमने बताया था, 5 यानी कि नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हमने बताया था। पहला जन्म के आधार पर, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें, एक एक लाइन को चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। चलिए हम लोग समझते हैं बाय बर्थ के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। सबसे पहले हुआ क्या था कि इसमें जो है, जब 1955 में ये अधिनियम, जब ये 1955 में जब ये कानून बनाया गया था, तो उसमें यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद है। देखिए, कानून बना था 1955 में, लेकिन उसमें लिया गया था 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र मतलब हुआ भारत के वायु क्षेत्र मतलब भारत का जो स्पेस क्षेत्र मतलब वायु क्षेत्र, और फिर समुद्री क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति राज्य क्षेत्र में अगर जन्म लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए, यहां पहले 1955 में क्या था कि अगर कोई अमेरिका का अगर आदमी कोई आया घूमने के लिए, दोनों कपल आए, मियां बीबी दोनों आए घूमने के लिए, कहां? भारत आए। अगर यहां मान लीजिए उनका बच्चा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिक उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए, इसका गलत फायदा उठाने लगा। क्या चीज गलत फायदा? ये उठने लगा कि मान लीजिए ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है। ये नाला पाकिस्तान क्या करता था, इसका गलत फायदा उठाने लगा। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तानी जो है अगर वो छोड़ देता है भारत में, अपने क्या करेगा कि किसी लड़की को गर्भवती करके भारत में छोड़ देगा, और जब छोड़ देगा तो क्या पता उनका जन्म लेने वाला बच्चा वो आतंकवादी को बढ़ावा मिल सकता है। अगर जन्म ले और उसको भारत के खिलाफ में शुरू से ही भड़काना शुरू कर दे तो वो आतंकवादी को बढ़ावा मिलेगा। तो तभी जो है 1986 में संशोधन किया गया है। इसी जन्म के आधार पर ही नागरिकता में संशोधन किया गया 1986 में, और उसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अगर उसके माता या पिता या दोनों, अगर या दोनों भारत के नागरिक हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। मतलब देखिए, पहले क्या था 1950 में क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता तो ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ गलत फायदा उठने लगा कि यहाँ कोई भी, अगर मान लीजिए उस समय बांग्लादेश से भी अच्छा मेरा संबंध नहीं था, अन्य देश वाला क्या करेगा कि तब यहाँ जो है लोड करके ले आएगा महिला को और छोड़ देगा, तो बच्चा जो पैदा होगा, क्या गारंटी है कि वो बच्चा इंसान ही पैदा होगा? हो सकता है आतंकवाद भी पैदा हो। तो इससे बहुत दिक्कत होने लगा। इस कारण जो है
1986 में संशोधन किया और उसमें कहा गया कि उसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत होने लगा, और जब इसमें दिक्कत होने लगा तभी 2014 में फाइनली जो है 2014 में नहीं 2004 में संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि ऐसा प्रत्येक शिशु जो भारत के राज्य क्षेत्र, शिशु मतलब बच्चा, अगर जो भारत के राज्य क्षेत्र में अगर जन्म लेता है और उसके माता और पिता दोनों भारतीय हो, माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हो, तो उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसमें दोनों हो गया, यानी कि इस समय क्या था, माता या पिता या दोनों कोई भारत के नागरिक हो तो उसे मिल जाएगा, या 1986 में। लेकिन फाइनली जो है 2004 में संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं भैया, माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी उन शिशु जो है, उस शिशु मतलब जो बच्चा जन्म लेगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? तो ये था जन्म के आधार पर नागरिकता। अब हम लोग समझते हैं जन्म के आधार पर, अब आता है वंश के आधार पर। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे समझिए। 1955 में क्या हुआ था कि वंश के आधार, वंश या रक्त संबंध के आधार पर, इंग्लिश में बाय डिसेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर मान लीजिए हम लोग गए घूमने के लिए, कहीं कोपल गया घूमने के लिए, और वहां अगर विदेश में बच्चा जन्म देता है कि तो उनका, अगर उसके पिता, वो जो बच्चा का पिता, ऐसे समझिए इसको, एक लड़का है, एक लड़की है और एक छोटा सा बच्चा है। ये लड़का लड़की दोनों मियाँ बीबी है, दोनों जो है पति पत्नी है। अब इस ससुरे दोनों गया घूमने अमेरिका। अब जब दोनों अमेरिका घूमने गया तो अब ये थी गर्भवती और वहां हो गया प्रसव पीड़ा होने लगा और हो गया उसको एक लड़का पैदा हो गया, ठीक है। किसको? लड़की को, यानी कि इनकी पत्नी को। और जब लड़का पैदा हो गया तो यहां भारत में अब ये लड़का को कहां की नागरिकता है? क्या ये अमेरिका का नागरिक है या भारत का नागरिक है? तो यहां दिक्कत यह हो जाता कि अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका की ही नागरिकता मान लिया जाता। और उसका जो है माँ बाप कहाँ का है? भारत का है। तो भारत सरकार के द्वारा, यानी कि इस अधिनियम में यह बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, यानी कि कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है, अगर केवल उसके पिता अगर भारत के नागरिक है, जरूरी नहीं है कि उनकी माता भारत, हो सकता है कि माता इनका जो है ब्रिटिश हो सकती है या नहीं तो फ्रांस की हो सकती है, जरूरी नहीं है। अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो वो बच्चा जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब यहां हो गया दिक्कत। सब लेडीज आई एकदम फाड़ा खोस कर आने लगी और कहने लगा कि जब इस ससुरा हमर मर्द को भारत का नागरिक, तो हम लोग कौन चीज हैं? मतलब छूछा को कोई नहीं पूछा है? मर्द हमरा कमाता है तो उसको भारत का नागरिक मान लीजिएगा, और हम लोग कौन ची हैं? हम लोग ऐसे डाउनलोड हो गए हैं। तब जो है यहाँ महिलाओं ने मार फाड़ा खोस के इसका विरोध किया, कल के ना रे बापा। तब संविधान में यानन फानन में 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि सुन, पहले बोलता था ना कि पिता उसका भारत का नागरिक हो तो चलो चल जाएगा कि वो बच्चा जो है भारत का नागरिक मान लेगा। फिर कहा गया 1992 में संशोधन किया गया और कहा कि माता या पिता या दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो वो बच्चा जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ रहे? तो यहां बोला कि माता या पिता या दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वर्तमान में यही है। अब फिर देखिए 3 दिसंबर 2004 हुआ क्या? अब देखिए, ऐसे समझिए इसको। अब देखिए, कोई भी देश के साथ अगर संबंध अच्छा रहता है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये अमेरिका है, तो अमेरिका से साथ मेरा संबंध अच्छा है, तो एक संबंध को अच्छा बनाने के लिए यहाँ भारत यहाँ अपना दूतावास बनाता है। यहाँ अपना दूतावास, मान लीजिए भारत के लोग गए और अमेरिका में जगह जगह पर रहने लगे, तो अगर हो सकता है कि अमेरिका की जो सरकार है भारत के लोगों पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे, तो उसके लिए अब जब इस पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे तो इसको कौन सुनेगा? तो यहाँ भारत के दूतावास
भारत के दूतावास, जो यहाँ दूतावास है, और दूतावास में ऑफिसर होते हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया हुआ, मतलब यूपीएससी के द्वारा चुने हुए होते हैं, जिसे आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, समझे। अब यहाँ आईएफएस ऑफिसर होते हैं। अब यहाँ जो भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाएगा किसके पास? अगर मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भारतीय दूतावास के पास जाएगा। तो हर देश में, मतलब जिससे संबंध अच्छा हो तो अपना दूतावास खोलता है, समझ रहे। तो अगर 3 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, भारत से बाहर अगर कोई जन्मा व्यक्ति, वंश के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। वंश के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। तो कहा गया क्यों नहीं मिलेगा? तो कहता है कि यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में, अगर मान लीजिए 2 गो लेडीज और जेंट्स गया अमेरिका, और जब अमेरिका गया तो यहां इसको बच्चा हो गया, और जब बच्चा हो गया तो अब वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगा। यानी कि वंश के आधार पर मतलब क्या, माता या पिता दोनों में से कोई भारतीय होना चाहिए, यही नहीं हुआ वंश के आधार पर। ये दोनों जो चर्चा किए हैं ये वंश के आधार पर है। इसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, यस, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं हो सकता। यदि तो फिर उसको करना क्या पड़ेगा? तो जैसे मान लीजिए ये दोनों गया घूमने के लिए अमेरिका में, ये दूतावास में जाकर 1 वर्ष के अंदर इस दूतावास में पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि देखिए हम जो है गए थे अमेरिका घूमने के लिए, ये हमारा बच्चा पैदा हुआ, हम लोग दोनों अपना कार्ड उड दिखाना पड़ेगा, जो भी अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा भारतीय दूतावास में। तब जो है 1 वर्ष के भीतर में, 1 वर्ष के बाद नहीं। अब भारत सरकार अपना समय देते रहती है कि इतना साल, इतना तारीख से इतना तारीख बढ़ाते रहती है, जरूरी नहीं है। तो 1 वर्ष के भीतर में पंजीकरण कराना पड़ेगा भारतीय दूतावास में, तभी माना जाएगा। तो कोई भी करा देगा क्या इस तरह, समझ रहे? तो 1 वर्ष के अंदर आपको दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जो है आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वही कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण नहीं करा दिया हो, अगर वो भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया हुआ हो, जन्म का पंजीकरण नहीं कराया हुआ हो, तो उनको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी वंश के आधार पर। आई मेरी बात समझ में? अब सोनिया मिर्जा वाला मैटर में क्या है? सोनिया मिर्जा भारत की थी, अब भारत की थी, ये शादी की पाकिस्तान में, तब ना दिक्कत हो गया आदमी को, यहाँ गाना तरह तरह का निकालने लगा। एगो बिहार का एगो एक्टर था, सोनिया काहे खोजली सोनिया बाबा दुल्हा पाकिस्तानी, ऐसे ही कुछ गाना निकाला था। तो शादी की पाकिस्तान में, तो जब पाकिस्तान में शादी की तो उनका बच्चा जब पैदा हुआ तो 6 महीना के भीतर, अब समझिए इसे, अगर उसको वहां बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा पैदा हुआ तो हो सकता है, ये तो भारतीय मूल की थी, कौन? सोनिया मिर्जा। तो जब भारतीय मूल की थी तो हो सकता है वंश के आधार पर उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी कि नहीं? तो यहां एक मैटर ये उठता है कि अगर उसको भारत की नागरिकता मिलेगा, अगर उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगा तो उसको एक चीज त्यागना पड़ेगा, या पाकिस्तान की नागरिकता त्यागे चाहे या भारत की नागरिकता त्यागे, दोनों में से कोई एक त्यागना पड़ेगा, तभी उसको भारत का नागरिक। अगर वो पाकिस्तान की, अगर 18 साल उसका पूर जाएगा, वो बालिग हो जाएगा, 18 साल पूर जाएगा, तो उसको कहेगा कि तुम कहां की नागरिकता लेना चाहता है, पाकिस्तान की या भारत की। अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता को त्याग कर देगा तो ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि अगर भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो आराम से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सोनिया मिर्जा वाला केस में था। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए जो तीसरा जो है नागरिकता के बारे में, यानी कि नागरिकता संशोधन 1955 में जो तीसरा जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो विधि है वो है आवेदन या पंजीकरण के द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें एग्जैक्टली में इसमें जो है एक वर्ड आया है भारतीय मूल के व्यक्ति।
भारतीय मूल के व्यक्ति। ये भारतीय मूल के व्यक्ति इंग्लिश में से पीआईओ कहा जाता है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंग्लिश में पीआईओ कहा जाता है। खैर इसके बारे में आगे और चर्चा होगी। भारतीय मूल के व्यक्ति ये क्या होता है, तनी इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए हमारे पिताजी दादाजी हमारे बिहार के निवासी थे, बिहार में रहते थे, और बिहार में रहते थे, हम चले गए अमेरिका, अमेरिका की नागरिकता हमें मिल गई, हम भारत को छोड़ दिए। अब एक समय ऐसा आया कि हमको अमेरिका में मन नहीं लगने लगा, भारत माँ के प्रति प्रेम जगा, प्यार जगा, चल भैया हम बोरा बिस्तर उठाकर हम फिर भारत जाना चाहते हैं, भारत माँ के प्रति एक बार लालसा हुई मुझे, चले। तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान ऐसे होता है, आवेदन के द्वारा कैसे होता है ये समझते हैं इसी को। तो इसको जो है, ये जो हम जो हैं, हम भारतीय मूल के जो व्यक्ति हो गए, यानी कि पीआईओ हो गए, हैं तो भारतीय मूल के ना। खैर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, उससे क्या होगा, तो हम तो हैं तो भारतीय मूल के ना। हमारा पूर्वज जो है कहाँ है, भारत के थे। जैसे सुंदर पिचाई, अभी जो है सुंदर पिचाई जो अमेरिका के जो है, वो क्या है, भारतीय मूल के। कमला हैरिस वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके जो है बाप दादा कहाँ के थे, भारत के थे। समझ पा रहे हैं। तो अब उनके लिए नागरिकता का प्रावधान ऐसे होता है, कहा जाता है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी कौन है, विदेशी और भारतीय मूल के व्यक्ति यदि ये दोनों 7 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिर यहां लिखे हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी से है जिसके पूर्वज भारत के निवासी थे। यानी कि अगर कोई विदेशी है जो भारत के थे, उनके पूर्वज भारत के थे और वो कोई दूसरे देश में रह रहे हैं, यानी कि विदेशी हैं, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहती है तो उसे सबसे पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नागरिकता को प्राप्त करने का जो चौथा प्रोसेस है वो है देशीयकरण प्रकृतिकरण के द्वारा। देशीयकरण या प्रकृतिकरण दोनों एक ही वर्ड है, यानी कि इंग्लिश में बाय नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। इसके द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है नागरिकता को, देखिए इसमें जो है विदेशी, अगर कोई विदेशी है वो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, तो चलिए इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। अगर वैसा विदेशी व्यक्ति, यहाँ विदेशी छूट गया है, वैसा विदेशी व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 22 भाषा होते हैं। बोडो, डोगरी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, संथाली, मैथिली, नेपाली, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, कोंकणी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, उर्दू और संस्कृत, टोटल 22 भाषा होते हैं। अगर कोई एक भाषा जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, भारत के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक मतलब भारत एनी टाइम भारत का गुणगान करता हो और विज्ञान या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रह रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी आवेदन के द्वारा। उसे भारतीय नागरिकता वो अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहेगी तो भारत सरकार के पास आवेदन करेगी कि देखिए हम जो है भारत की भाषा को जानते हैं, एक भाषा को जानते हैं, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, या विज्ञान या कला में वो निपुण हो, तो उसे वो 10 साल तक भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। हम इसमें लिखे भी है कि इसमें विदेशी नागरिक के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की बात कही गई है। समझ पा रहे हैं, यानी कि इसमें कोई विदेशी देशीकरण कैसे, मतलब कोई विदेशी देशी कैसे बनेगा, इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 5वां प्रोसेस है नागरिकता को प्राप्त करने का, वो है भूमि अर्जन द्वारा, यानी कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पर। जो 5वां प्रोसेस है नागरिकता को प्राप्त करने का, वो है भूमि अर्जन द्वारा, यानी कि अगर कोई विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसकी नागरिकता कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा किया गया है 5वां प्रोसेस में।
कहता है कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत के क्षेत्र में शामिल होना चाहता है तो भारत द्वारा वो जो अर्जित क्षेत्र है उसकी वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ये भारत सरकार पर डिपेंड करेगा, चाह लेगी भारत सरकार नहीं दे तो नहीं दे सकती, समझ रहे हैं। वो भारतीय नागरिकता वो भारत सरकार चाहेगी तो देगी, अन्यथा नहीं भी दे सकती है। जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ जो है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अभी बलूचिस्तान वाला लोग चाहते हैं कि भारत में मिल जाए, समझे कि नहीं। अगर अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो यहाँ अगर वो भारत में अगर मिल गए तो ऑटोमेटिक जो है उसको भारत सरकार उसको भारत की नागरिकता दे देगी, समझ पा रहे हैं। जैसे 1975 में सिक्किम का विलय हुआ, याद कीजिए सिक्किम का विलय, पहले सिक्किम जो है हमारा भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जो है पहले सहराज का दर्जा दिया गया, फिर 1974 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है भारत में विलय किया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। फिर गोवा का भी विलय हुआ, गोवा भी भारत का हिस्सा नहीं था। फिर पांडिचेरी का विलय हुआ। तो इस प्रकार जो है अब सिक्किम को विलय कर लिया, मान लीजिए विलय मतलब मिलाना, तो भारत में मिला लिया तो वहां के जो सिक्किम के जितने भी सिक्किम वासी थे उसको ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता का दर्जा मिल गया। तो ये था हमारा 5वां प्रोसेस भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है। संविधान संशोधन 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कैसे नागरिकता प्राप्त किया जाता है, आज हम लोगों ने इसके बारे में समझा। और अगला वीडियो में कैसे खत्म किया जाता है उसके बारे में समझ लें। वो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तीन गुण है परित्याग, बर्खास्त और वंचन करना, यानी कि वंचित किया जाना। तो ये तीन हम लोगों ने आज 5 आधार को समझा कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीयकरण के आधार पर और 5वां जो है भूमि अर्जन के आधार पर, यानी कि कोई विदेशी क्षेत्र को मिला लेंगे तो वहां नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। वो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। अगर चाहेगी तो नहीं देगी तो नहीं दे सकती है, अगर चाह लेगी देगी तो देगी। वो भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो हम लोगों ने नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में चर्चा किया। अब आगे जो है नागरिकता को कैसे समाप्त किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए आज हम इतना ही आज यहीं तक खत्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।